जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हमारे इस चैनल इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट में हम राजस्थान इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और राजस्थान इतिहास में भी दोस्तों हमारी जो चर्चा का विषय पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है उसका नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इसके अंतर्गत हम कालीबंगा, आहड़, बागोर, गणेश्वर जैसी सभ्यताएं कवर कर चुके हैं। आज हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है प्यारे दोस्तों बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता, थोड़ा सही लिख देता हूं, बेराट सभ्यता। दोस्तों बेराट सभ्यता को विराट नगर सभ्यता भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है? विराट नगर सभ्यता भी इसको कहा जाता है। एक चीज महत्वपूर्ण रहेगी अपने इस डिस्कशन में, हम पहले पॉइंट बाय पॉइंट पूरे टॉपिक को कवर करेंगे ऑथेंटिक किताबों के आधार पर। उसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। वीडियो के अंत में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों कालीबंगा सभ्यता और बेराट सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में, ये सबसे डिफिकल्ट मानी जाती है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंत तक आपको बेराट या फिर विराट नगर सभ्यता सबसे आसान लगेगी। हम इसको 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट सीक्वेंसली पढ़ेंगे, यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में इस चीज को हम अध्ययन करेंगे। तो आपको ये टॉपिक इस वीडियो के अंत में सबसे आसान लगेगा और एग्जाम में भी इस सभ्यता से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो मैं उसी तरीके से इसका अध्ययन करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हालांकि हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया है, फिर भी ऐसा कहना पड़ता है। दोस्तों बेराट सभ्यता, सर्वप्रथम वही मेरा पहला प्रश्न कि ये इसकी लोकेशन क्या है, कौन से जिले में विकसित हुई थी? तो जयपुर जिले से बेराट सभ्यता का संबंध है। कौन से जिले से संबंध है दोस्तों? जयपुर जिले से बेराट सभ्यता का संबंध है। जयपुर जिले में एक नदी बहती है, उसका नाम है दोस्तों बाणगंगा। क्या नाम है उसका? बाणगंगा। जयपुर जिले में बाणगंगा नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास होता है जिसे बेराट सभ्यता या फिर विराट नगर सभ्यता कहा जाता है। अगर आप राजस्थान जियोग्राफी भी पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? अर्जुन की गंगा के नाम से भी इस नदी को संबोधित किया जाता है। तो पहली बात हमने डिस्कस कर ली, बेराट सभ्यता का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है और बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। अब इसका खोज और उत्खनन की बात करते हैं। पेन हमेशा से समस्या पैदा करता है, पेन चेंज करना पड़ेगा। अब इसकी खोज और उत्खनन के बारे में बात करते हैं। खोज और उत्खनन के बारे में बात करते हैं। खोज और उत्खनन, खोज एवं उत्खनन, यानी कि किसने सर्वप्रथम इसको खोजा, उत्खनन किन किन के द्वारा किया गया, थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सही से दिख रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें सही से दिख रहा है आपको ना, कोई समस्या नहीं। दोस्तों खोज और उत्खनन की बात करते हैं तो 4 तारीखें अपने को याद रखनी है। 1837, 1872, उसके बाद में 1936 और उसके बाद में 1961 से 1962। ये 4 सन अपने को याद रखने। क्यों याद रखने हैं अभी पता चल जाएगा आपको। 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता की खोज की गई। कैप्टन बर्ट के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई और कैप्टन बर्ट ने न केवल इस सभ्यता की खोज की बल्कि यहाँ पर उत्खनन कार्य भी करवाया, यानी कि यहाँ पर खुदाई का कार्य भी करवाया गया। जब इन्होंने यहाँ पर खुदाई कराई, उत्खनन करवाया, तो इनको यहाँ पर दोस्तों भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ। यहाँ से क्वेश्चनों की श्रृंखला अपनी प्रारंभ हो जाती है, जो कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मतलब क्यों स्टार्ट हो जाती है थोड़ी देर बाद में आपको समझ में आएगा। 1837 में सर्वप्रथम कैप्टन बर्ट ने इस सभ्यता की खोज की तथा उत्खनन कार्य करवाया और उनको भाब्रू शिलालेख मिला।
भाब्रू शिलालेख के बारे में ऐसा क्या विशेष है, थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों भाब्रू शिलालेख में से राजस्थान के अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते हैं। दोस्तों भाब्रू शिलालेख में जिस लिपि का इस्तेमाल किया गया वो लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है वो? ब्राह्मी लिपि। और सम्राट अशोक के संपूर्ण भारत में जितने भी शिलालेख प्राप्त किए गए उनमें दोस्तों ये भाब्रू शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है, यानी कि सर्वाधिक बड़े आकार का शिलालेख इसको माना जाता है। सर्वाधिक बड़े आकार का शिलालेख इसको माना जाता है। और क्या उल्लेख मिलता है इसमें? भाब्रू शिलालेख में अशोक के ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। किसके ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? सम्राट अशोक के ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। अशोक के ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। साथ ही ये भी जानकारी मिलती है कि अशोक जो था वो मगध का शासक था। इसके अलावा इस भाब्रू शिलालेख से ये भी जानकारी मिलती है प्यारे दोस्तों कि सम्राट अशोक की बुद्धम धम्मम तथा संगम, जो 3 धारणाएं थी बुद्ध की, उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। भाब्रू शिलालेख से अशोक की बुद्धम धम्मम तथा संगम के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं, तथा बुद्धम धम्मम तथा संगम के बारे में अशोक की आस्था भी प्रकट होती है इस शिलालेख के माध्यम से। वर्तमान में ये शिलालेख कहाँ पर है इसकी चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्तमान में ये शिलालेख हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के संग्रहालय में ये भाब्रू शिलालेख रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल कोलकाता के संग्रहालय में ये शिलालेख रखा हुआ है। मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं आपको जो जानकारियां दे रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो जानकारियों के साथ जो जानकारियां साझा कर रहे हैं उनके साथ में कोई भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बावजूद इसके मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा बकवास है। इसके बाद में दोस्तों 1872 में एक व्यक्ति का नाम आता है कैप्टन कार्लाइल। किसका नाम आता है प्यारे दोस्तों? कैप्टन कार्लाइल। 1872 में कैप्टन कार्लाइल द्वारा बेराट में एक बार फिर से क्या किया गया? उत्खनन कार्य करवाया गया, यानी कि खुदाई का कार्य करवाया गया। और कैप्टन कार्लाइल को यहाँ से एक और शिलालेख मिला, वो भी सम्राट अशोक से संबंधित था। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेराट सभ्यता से अशोक से संबंधित 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। एक तो भाब्रू शिलालेख जो कि कैप्टन बर्ट के द्वारा प्राप्त किया गया, और एक कैप्टन कार्लाइल के द्वारा 1872 में एक और शिलालेख प्राप्त किया गया। 1936 में दोस्तों दयाराम साहनी द्वारा यहाँ पर उत्खनन कार्य वृहद स्तर पर करवाया गया, यानी कि बड़े पैमाने पर प्रोफेसर दयाराम साहनी द्वारा बेराट में उत्खनन कार्य यानी कि खुदाई का कार्य करवाया गया। क्यों करवाया गया? कि क्या क्या अवशेष मिलते हैं उनकी जांच के लिए। 1961-62 में दोस्तों कैलाशनाथ दीक्षित तथा रतन 1961-62 में कैलाशनाथ दीक्षित तथा नीलरत्न चटर्जी। थोड़ी सी स्मृति भ्रम हो गया था, लेकिन वापस याद आ गया, हो जाता है कई बार। 1961-62 में कैलाशनाथ दीक्षित तथा नीलरत्न चटर्जी के द्वारा इस स्थान पर एक बार फिर से उत्खनन यानी कि खुदाई का कार्य करवाया गया, और इनके द्वारा भी बहुत सारे अवशेष तथा सामग्रियां यहाँ से प्राप्त की गई। तो अभी तक हमने क्या जानकारियां प्राप्त की दोस्तों? जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। 1837 कैप्टन बर्ट, 1872 कैप्टन कार्लाइल, 1936 दयाराम साहनी, 1961-62 कैलाश नाथ दीक्षित और नीलरत्न चटर्जी। भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट द्वारा प्राप्त किया गया, जिससे जो कि ब्राह्मी लिपि में था, और अशोक के बारे में
अशोक के ग्रंथों के बारे में जानकारियां मिलती है और ये सर्वाधिक बड़ा शिलालेख है अशोक से संबंधित, संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूँ मैं। इसी शिलालेख में बुद्धम, धम्मम तथा संगम की अवधारणा के बारे में भी पता चलता है। वर्तमान में ये शिलालेख एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कि कलकत्ता संग्रहालय के अंतर्गत सुरक्षित हैं। अब थोड़ी सी चर्चा को हम विस्तार देते हैं आगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आई होगी। चाहो तो आप साथ के साथ में नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। भले वो रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, लेबर असिस्टेंट हो, एसआई हो, पुलिस कांस्टेबल हो, आरएएस हो, है ना, एलडीसी हो, वीडियो हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से ये वीडियो महत्वपूर्ण है। और क्या विशेष बात है दोस्तों, बेराट सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं ना। बेराट जो सभ्यता विकसित हुई है, इसके आसपास पत्थरों की प्रचुरता थी। पत्थरों की क्या थी? प्रचुरता। पत्थरों की प्रचुरता थी यहाँ पर। लेकिन बेराट सभ्यता के आसपास पत्थरों की प्रचुरता होने के बावजूद यहाँ पर जो अपने को भवन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो मंदिर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो मठ देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो भवन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो मंदिर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो मठ देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो स्तूप देखने को मिलते हैं, उनमें दोस्तों पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। उनमें उपयोग किया गया है ईंटों का। किसका उपयोग किया गया है? ईंटों का उपयोग किया गया है। और खास बात तो ये भी है दोस्तों, यहाँ पर पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद बेराट सभ्यता के अंतर्गत जो भवन, मंदिर, मठ तथा स्तूप निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया। लेकिन खास बात ये नहीं है, खास बात ये है इन ईंटों की जो आकृति है, ये ईंटें मोहनजोदड़ो से काफी मिलती जुलती है। यानी कि मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंतर्गत जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ, उनसे ये ईंटें काफी मिलती जुलती है। अब ये एक अनुसंधान यानी कि खोज का विषय है कि आखिरकार मोहनजोदड़ो से इन ईंटों का क्या संबंध है। बहरहाल पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद भवन, मंदिर, मठ, स्तूप में ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 7-8 कमरों का एक खंडहर भवन मिला है। 7-8 कमरों का खंडहर भवन मिला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको बेराट सभ्यता से संबंधित किसी भी चीज को देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये वीडियो ही आपके बेराट सभ्यता के लिए अपने आप में कंप्लीट है, संपूर्ण है। मतलब चर्चा करते हैं वापस। यहाँ पर 7-8 कमरों का एक खंडहर नुमा भवन देखने को मिलता है। खंडहर नुमा भवन मिला था। यहाँ पर क्या मिला था प्यारे दोस्तों? 7 से 8 कमरों का एक खंडहर नुमा भवन मिला था। पुरातत्ववेताओं से पूछा गया कि ये खंडहर भवन जो 7-8 कमरों से मिलकर बना है, ये आखिरकार है क्या? तो पुरातत्ववेताओं ने कहा ये है बौद्ध मठ। ये किसी समय पर क्या रहा होगा? बौद्ध मठ रहा होगा। क्या रहा होगा? बौद्ध मठ रहा होगा। तो ये जानकारी एक अपने को पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अशोक का स्तंभ मिला है। क्या मिला है? अशोक का स्तंभ मिला है। अशोक का स्तंभ मिला है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों यहाँ पर गोल मंदिर के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। गोल मंदिर के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। क्या बोला मैंने? बेराट सभ्यता से अशोक का स्तंभ मिला है तथा गोल मंदिर के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और पुरातत्ववेताओं के अनुसार ये किसने बनाए थे? ये अशोक ने बनाए थे। यानी कि सम्राट अशोक ने इनका निर्माण करवाया था। अशोक ने बनवाया। किसके अनुसार? पुरातत्ववेताओं के अनुसार इस अशोक स्तंभ तथा गोल मंदिर का निर्माण दोस्तों अशोक के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों यहाँ पर चांदी के सिक्के मिले हैं। चांदी के 8 सिक्के मिले हैं। चांदी के कितने सिक्के मिले हैं? 8 पंचमार्की सिक्के मिले हैं। 8 पंचमार्की सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बेराट से चांदी के 8 पंचमार्की सिक्के प्राप्त हुए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इंडो ग्रीक शैली के इंडो ग्रीक
शासकों की 28 मुद्राएं मिलेंगी। इंडो ग्रीक शासकों की यहाँ पर कितनी मुद्राएं मिलेंगी? 28 मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। क्या बोला मैंने ये बोला आपसे कि बेराट सभ्यता से चांदी की 8 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो कि पंचमार्की थी। पंचमार्की क्या है, आप गूगल पे सर्च करना, आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली है। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि ये जो 8 मुद्राएं थी और ये जो 28 मुद्राएं थी, ये ऐसे ही नहीं मिली, ये मिली है दोस्तों एक पात्र के अंदर। ये एक पात्र के अंदर मिली, और पात्र के अंदर भी सूती कपड़े से बंधी हुई थी। पात्र के अंदर भी एक सूती कपड़े में ये लिपटी हुई थी, यानी कि किसी ने सूती कपड़े में इन मुद्राओं को डाला होगा, फिर पात्र में रखा होगा, फिर वो कालांतर में वो नीचे समा गई होगी। जब उसकी खुदाई वगैरह हुई, उत्खनन का कार्य हुआ, तो ये सूती कपड़े में 8 तो चांदी की पंचमार्की मुद्राएं मिली, साथ ही इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली। इस बात से यह भी अंदेशा लगाया जाता है, इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं मिलने के कारण हो सकता है यहाँ पर यूनानी शासकों का शासन किसी समय अंतराल में रहा हो। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है कंप्लीट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। दोस्तों यहाँ से पूजा के सामान मिले हैं। पूजा किसी लड़की का नाम नहीं है, पूजा मतलब जो पूजा वगैरह करते हैं, तो पूजा की यहाँ से सामान मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से लोटा मिला है, पूजा के सामान मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से लोटा मिला है। इसके अलावा यहाँ से मटके मिले हैं। क्या मिले दोस्तों? मटके मिले हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से अपने को मिलती है। कुंडियां मिली हैं। क्या मिली है? कुंडियां मिली हैं। हम कह सकते हैं विराट सभ्यता का जब उत्खनन कार्य हो रहा था, तो पुरातत्ववेताओं को यहाँ से पूजा की सामग्रियां मिली है, लोटा मिला है, मटके मिले हैं, कुंडियां मिली हैं। ये जो मटके मिले थे, इन पर किसी भी प्रकार का लोहा तथा तांबे की चित्रकारी देखने को नहीं मिलती है, यानी कि लोहा तथा तांबे की चित्रकारी हालांकि इन पर नहीं थी, बावजूद इसके ये यहाँ से प्राप्त हुआ है। मेरे ख्याल से अब आपको नीचे दिखेगा नहीं, तो इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा इसको भी। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं जो कि हमेशा ही हमें मोटिवेट करती है कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, अगर व्यक्ति ठान ले, संघर्ष के रास्ते पर निकल जाए, तो किसी भी प्रकार की स्थितियां विपरीत नहीं है। हालांकि कुछ बच्चे भी बोलते हैं कि सर रीट का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो क्या करें, राजस्थान जीके उसमें ज़्यादा डाल दी गई है। तो कोई समस्या नहीं है, राजस्थान जीके अभी नहीं तो कभी ना कभी तो पढ़नी पड़ेगी सही, तो आज से शुरुआत क्यों ना करें। तो समस्याएं इतनी गंभीर नहीं होती जितनी हम हमारे मस्तिष्क में कई बार समस्याओं को मान लेते हैं। आप मेहनत करो, धीरे धीरे आप एक स्टेप से दूसरी स्टेप पे पहुंचोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये समस्या इतनी बड़ी नहीं थी जैसा मैं सोच रहा था, और लंबे संघर्ष का अंत सफलता के रूप में देखने को मिलता है। इस वजह से आप लगातार मेहनत करते रहिए। ये जो दोस्तों अपने को अवशेष प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए? अवशेष। इतनी सारी चीजें अपने को प्राप्त हुई है, तो आखिरकार ये कहाँ से प्राप्त हुई है? जयपुर जिले में जो बाणगंगा नदी है, तो बाणगंगा नदी के किनारे ही कुछ पहाड़ियां हैं। बाणगंगा नदी के किनारे ही कुछ पहाड़ियां हैं जिनको डूंगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको डूंगरी कहते हैं। 3 डूंगरियों से ये सारे प्रकार के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। पहला है दोस्तों बीजक डूंगरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है ये। बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी से विराट सभ्यता से संबंधित अवशेष या फिर उपकरण, जो भी चीजें हैं वो यहाँ से मिली है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों महादेव जी की डूंगरी, इसकी डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से भी अवशेष मिले। साथ ही भोमली डूंगरी, कौन सी डूंगरी? भोमली डूंगरी, भोमली डूंगरी से भी ये अवशेष या फिर यहाँ की जो सभ्यता के पुराने निशान थे वो देखने को मिलते हैं। मतलब बीजक डूंगरी में जब उत्खनन कार्य करवाया गया तो बहुत सारी चीजें मिली हैं।
महादेव जी डोंगरी में भी जब उत्खनन कार्य करवाया गया तो बहुत सारी चीजें मिली हैं, अवशेष मिले हैं। भोमली डोंगरी से भी जब उत्खनन कार्य करवाया गया तो बहुत सारी चीजें अपने को प्राप्त होती हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, बेराट सभ्यता से एक और जानकारी मिलती है, वो है महाभारत कालीन। क्या मिलती है? महाभारत, बेराट सभ्यता महाभारत कालीन मत्स्य जनपद या फिर मत्स्य महाजनपद की क्या थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। क्या बोला मैंने? बेराट या फिर विराट नगर महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की क्या थी दोस्तों? ये राजधानी थी। क्या थी? ये राजधानी थी। और आपने अगर महाभारत देखी हो तो आपको एक चीज अच्छे से पता होगी, जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तो उन्होंने अपने अज्ञातवास का अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? विराट नगर में बिताया था। यानी कि बेराट सभ्यता से पांडवों का भी संबंध है, यानी कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान अंतिम कुछ दिनों में कहाँ पर ठहरे थे? विराट नगर यानी कि बेराट में ही ठहरे थे। इसके बाद में अगर थोड़ी सी चर्चा और करें, हालांकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है फिर भी कर लेते हैं। विराट नगर, विराट जो शासक था यहाँ का, उसकी पुत्री का नाम क्या था? उत्तरा था। उस उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह होता है, तो पांडवों का तो इनके साथ वैवाहिक संबंध भी था। चलो आगे की बात करते हैं दोस्तों। एक चीनी यात्री का जरूर आपने नाम सुना होगा। सभी चीनी खराब नहीं होते, कुछ चीनी अच्छे भी होते हैं। ये चीनी यात्री का नाम था दोस्तों हेन सांग। क्या नाम था? हेन सांग। और हेन सांग जी को एक चस्का था। क्या चस्का था इनको? देश दुनिया भ्रमण करने का, दुनिया घूमने का इनको बहुत ज्यादा शौक था। तो ये दुनिया घूमते घूमते भारत में भी आए, और भारत में ये कहाँ पर आए? बेराट भी आए। बेराट भी आए। कब आए दोस्तों? 7वीं सदी में आए। और कुछ जगह डेट लिखी हुई 434 ईस्वी के लगभग, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 634 ईस्वी के लगभग चीनी यात्री हेन सांग कहाँ पर आया दोस्तों? बेराट में भी आया था। कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि चीनी यात्री हेन सांग भारत की कौन सी या फिर राजस्थान की कौन सी प्राचीन सभ्यता में के अंतर्गत वो आया था? तो बेराट सभ्यता के अंतर्गत ही, मतलब बेराट सभ्यता में आया था वो, विराट नगर वो आया था। एक व्यक्ति का नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, आपको यहाँ पे दिखी जाएगा, C.A. हैकर। C.A. हैकर ने एक बात बोली है। इन्होंने क्या बोला है कि बेराट में मानव प्रसारण के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण देखने को मिलते हैं। यानी कि C.A. हैकर ने एक बात बोली है कि बेराट में मानवों के पाए जाने के सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। इस आधार पर C.A. हैकर ने एक बात और बोली है कि जो बेराट है ये राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बेराट सभ्यता ही एक ऐसा अनूठा स्थल है जहाँ पर पाषाण काल की जानकारी भी मिलती है, यानी कि इसका संबंध पाषाण काल से है। इसके अलावा दोस्तों इसका संबंध ताम्र काल से है। किससे है? ताम्र काल से है। यानी कि बेराट सभ्यता पाषाणकालीन भी थी, ताम्रकालीन भी थी। तो ये जानकारी भी अपने को होनी चाहिए। अब हमारा ये जो टॉपिक था दोस्तों बेराट सभ्यता, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। अब हम क्या करेंगे, आप सभी के सहयोग से अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। YouTube आपको एक ऑप्शन देता है, आप सभी को वैसे जानकारी होगी इसकी पॉज का। तो आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ऑप्शन बोलूंगा, उसके बाद में आपको ले लेना है पॉज, यानी कि वो जो बीच का बटन है पॉज वो दबा देना है। फिर आपको ही आंसर बताना है मनी मन में। उसके बाद में मैं फाइनल आंसर बताऊंगा। आप अगर आपका आंसर सही हो तो आप हंस सकते हो, खुशी मना सकते हो, और आसपास अपने जो मोहल्ला है उसमें मिठाई वगैरह भी आप बांट सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? प्रश्न है मेरा, बेराट सभ्यता का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? पहला ऑप्शन भीलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन उदयपुर, तीसरा ऑप्शन हनुमानगढ़, चौथा ऑप्शन जयपुर। तो इसका आंसर है दोस्तों जयपुर। दूसरा क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे पर हुआ?
पहला ऑप्शन है आयड़ नदी, दूसरा ऑप्शन है बाणगंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है कांतली नदी, चौथा ऑप्शन है दोस्तों घग्गर नदी। तो क्या लगता है आपको? हाँ बताओ भाई। मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या आएगा? बाणगंगा। विराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा अपना तीसरा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की? क्या प्रश्न है मेरा? भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है कैप्टन बर्ड, दूसरा ऑप्शन है दयानंद साहनी, तीसरा ऑप्शन है नील रत्न चटर्जी, चौथा ऑप्शन है कैलाशनाथ दीक्षित। तो बताओ आप। मेरे ख्याल से तो भाब्रू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ड ने की थी, है ना। तो कैप्टन बर्ड इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हालांकि आप इतने भी प्यारे नहीं हो लेकिन ठीक है बोल देते हैं आपको प्यारे दोस्तों, है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता के अंतर्गत चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है, वो भी सूती कपड़े में लिपटी हुई? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। पहले एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, किस सभ्यता में चांदी की 8 पंचमार्क की मुद्राएं प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा आहड़, तीसरा बेराट, चौथा बागोर। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों बेराट सभ्यता में ना। अगला प्रश्न है, बीजक डोंगरी, भोमली डोंगरी, महादेव जी की जो डोंगरी है का संबंध किस सभ्यता से है? यानी कि बीजक डोंगरी, भोमली डोंगरी और महादेव डोंगरी का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से है? बताओ भाई। ऑप्शन वो क्यों है? कालीबंगा, आहड़, बागोर, बेराट। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? भी बेराट आ जाएगा, है ना। महाभारत, अगला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी किसे माना जाता है? महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन बागोर, दूसरा ऑप्शन गणेश्वर, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा, चौथा ऑप्शन बेराट। तो बेराट को माना जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित गोल मंदिर के साक्ष्य किस सभ्यता में मिलते हैं? ऑप्शन है अपने गणेश्वर, आहड़, बागोर, बेराट। तो क्या आएगा इसका? बेराट आएगा। अब आपको लग रहा होगा सर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये ऐसे क्वेश्चन है तो इनके आंसर तो कोई गधा भी बता देगा। लेकिन क्वेश्चन इस वजह से सिंपल लग रहा है क्योंकि अभी तो अपने ने पढ़ा है और अभी क्वेश्चन कर लिए, लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ी समस्या आ जाती है। मेरा उद्देश्य आपसे क्वेश्चन करवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि हमने जो चीज पढ़ी है उनमें से किस प्रकार की क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन का प्रकार क्या रहेगा, मतलब क्वेश्चन की वेराइटी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, है ना। अगर आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, गंभीरता से किसी भी चीज को पढ़ते हो तो एग्जाम में भी कोई समस्या हालांकि नहीं आती है, निश्चिंत रहो। अगला प्रश्न है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हालांकि, है ना, तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करना पूरे मनोयोग से। प्रश्न है मेरा, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि गलत कथन अपने को बताना है। पहला कथन है, भाब्रू शिलालेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। दूसरा है स्टेटमेंट, भाब्रू शिलालेख जो है वो अशोक के जितने भी शिलालेख उनमें सबसे बड़े आकार का माना जाता है। तीसरा है, भाब्रू शिलालेख में बुद्धम, धम्मम तथा संगम की अवधारणा देखने को मिलती है। ठीक है। चौथा ऑप्शन मतलब चौथा स्टेटमेंट है, भाब्रू शिलालेख में अशोक के ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। पांचवा स्टेटमेंट है, भाब्रू शिलालेख एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कि कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। और अंतिम स्टेटमेंट है, भाब्रू शिलालेख का संबंध राजस्थान की बागोर सभ्यता से है। तो बताओ आप इसका आंसर। सभी सही है। भाब्रू शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, अपने को पता है ना। सर्वाधिक बड़े आकार का है ये, जितने भी अशोक के शिलालेख, ये भी सही है। बुद्धम, धम्मम और संगम की अवधारणा इसमें देखने को मिलती है, ये भी सही है। अशोक के ग्रंथों का उल्लेख मिलता है इसमें, ये भी सही है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा हुआ है, ये भी सही है। यह बागोर से प्राप्त किया गया, ये गलत है। भाब्रू शिलालेख बागोर से प्राप्त नहीं किया गया, बल्कि कहां से प्राप्त किया गया? बेराट से प्राप्त किया गया। तो आप कमेंट करके बताना अगर आपके पास इतना समय हो,
है ना। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके इन जो अपने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो पर्टिकुलर क्लास है आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं राजस्थान की कुछ और प्राचीन सभ्यताओं के साथ। धन्यवाद।